Okay, people, so today in 9th standard we will start with motion. Okay, so what do we basically mean by motion? What do we mean by motion of a body? चलिए फटाफट what do we mean by motion of a body? Change of place with time. Okay, चलिए change of place with time. Change of place with time. What else is motion, people? जल्दी बताइए फटाफट. हाँ, not in rest. Okay, not in rest. Okay, चलिए भाई साहब. Anything else? Quick. Not in rest. Anything else? Motion. हाँ, और कुछ माते साहब नहीं. Anything else? मोमेंटम. ओके, मोमेंटम. चलो भाई साहब, मोमेंटम बिटवीन टू प्लेसेस. ओके, और बताइए. एनीथिंग एल्स? मोशन ऑफ अ बॉडी. ओके, चलिए जितने भी आपने बताएं एक एक करके डील करते हैं. ठीक है. चेंज इन प्लेस विथ टाइम. सूरज पानीग्रही इस डेस्क के ऊपर बैठा हुआ है. अगले 1 घंटे तक ये इसी डेस्क के ऊपर बैठा रहेगा. समझ लो, हाथ पैर कुछ भी नहीं हिलाया, जैसा है वैसा ही बैठा हुआ है. बड़े अटेंटिवली लेक्चर को सुन रहा है. इज देयर अ मोशन ऑफ हिज बॉडी? भाई साहब क्या बातें कर रहे हो. वो है कहाँ पे? सूरज है अर्थ में. और अर्थ भाई साहब 1100 माइल्स पर आवर के हिसाब से घूम रहा है. समझ रहे हो? जब ऐसे घूम रहा है. सो इज ही नॉट मूविंग? ही इज, राइट. ओके, तो पहली बात तो देखो, ये जो चेंज इन प्लेस हम बोलते हैं, तो डू वी से दैट सूरज इज मूविंग? नो, हम नहीं बोल रहे ना कि सूरज इज मूविंग. बट अगर रियलिटी में देखें तो सूरज इज मूविंग. भाई वो कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे ही खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, कुछ भी, कोई लेटा भी रहेगा अगर, तो भी वो जब घूम रहा है भाई साहब. अर्थ का मोशन तो कंटिन्यूसली हो रहा है ना, रोटेशन भी हो रहा है और रेवोल्यूशन भी हो रहा है. सो देयर इज अ कंटिन्यूअस मोशन विच इज हैपनिंग फॉर द अर्थ. सो इज देयर अ मोशन? नो, वी डोंट काउंट दिस मोशन. ठीक है. तो चेंज इन प्लेस जब हम बोल रहे हैं भाई साहब, तो चेंज इन प्लेस विल बी ऑलवेज रिलेटिव. जैसे इसको समझो. ठीक है, ये एक बस है और ये एक बस है. अपना सोहम पाटिल इधर बैठा हुआ है, सूरज इधर बैठा हुआ है. ठीक है. लेट्स से ये बस मूव कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. ये बस भी मूव कर रहा है एट 5 किलोमीटर पर आवर, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पेड़ है, खंबा है, ठीक है, कोई शॉप्स हैं, रास्ता है, ये सारी तमाम चीज़ें हैं. ये सारे पीछे छूटते जाएंगे, इस बस के लिए भी और इस बस के लिए भी, है ना. ठीक है, सूरज के लिए भी और सोहम के लिए भी सारी चीज़ें पीछे छूटती जाएंगी, है ना. लेकिन क्या सूरज और सोहम एक दूसरे को 1 घंटे बाद भी देख पाएंगे? 2 घंटे बाद भी देख पाएंगे? प्रोवाइडेड दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड प्रोवाइडेड दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड्स, विल दे बी एबल टू सी ईच ऑफ देम in front of each other, right, even after 1 hour? So आप अगर देखोगे भाई साहब, कोई change in place हुआ with reference to each other? No, but time has elapsed. 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया. बाकी की जो तमाम चीज़ें थी भाई साहब, उनके साथ चेंज ऑफ प्लेस हुआ है. लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देयर इज नो प्लेस ऑफ चेंज. कोई चेंज ऑफ प्लेस हुआ ही नहीं है. कोई चेंज ऑफ प्लेस हुआ नहीं विद टाइम. आर वी गेटिंग दिस पीपल? तो मोशन, आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझना है, मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. कोई बॉडी मूव कर रही है या नहीं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि भाई साहब उस बॉडी को आप कंपेयर किस चीज से कर रहे हो. ठीक है, कंपेयर किस चीज से कर रहे हो. अगर मैं सूरज के मोशन को सोहम के मोशन के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो देयर इज नो मोशन. देयर इज नो मोशन. हैज देयर प्लेस चेंज्ड विथ टाइम with respect to each other? No, it has not. But as other objects is, जितने भी other objects थे इनके आजू बाजू, क्या उनका चेंज हुआ है? Yes, their place has changed with time. तो इसीलिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो there is absolutely no change of place with respect to time. However, if we compare with all other objects around them which might be moving or which might be at rest, their places have changed with time. ठीक है. सो मोशन बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. अगर आप बोल रहे हो ना कोई बॉडी मूव कर रही है, तो इसका मतलब अपने आजू बाजू के फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में वो बॉडी मूव कर रही है. मामला समझ में आ रहा है? हर बॉडी बिना मूव किए भी मूव कर रही है.
आप लेटे हुए तो भी भाई साहब अर्थ घूम रहा है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम अर्थ में सारी चीज़ों को एक ही मोशन में ले रहे हैं, है ना। अर्थ, आप जिस स्पीड से जा रहे हैं मैं भी उसी स्पीड से जा रहा हूँ, ये दोनों एक जगह पे बैठे हुए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और जिस मोशन में घूम रहा है हम दोनों सेम उसमें घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मोशन जो है वो कंपैरेटिवली, वो एक कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है या रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मोशन इकलौता कॉन्सेप्ट नहीं है भाई साहब, इट इज़ नॉट अ इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। जब भी आप किसी बॉडी की मोशन की बात करोगे, इसका मतलब उस बॉडी का तमाम दूसरे चीज़ों के कंपैरिजन में बात कर रहे हो, उस बॉडी का चेंज ऑफ प्लेस विथ टाइम तमाम दूसरे चीज़ों के बॉडी के कंपैरिजन में बात कर रहे हो। You are talking in terms of that. Are we clear on this one, people? समझ में आ रहा है? So motion is purely and purely a relative concept. एक relative concept है। क्या ये समझ में आ रहा है? Relative मतलब आप relate कर रहे हो। मोशन एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। आप कंपेयर कर रहे हो तभी जाकर आप मोशन की बातें कर सकते हो। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके। और क्या बोला था भाई साहब लोगों ने? चेंज ऑफ प्लेस विद टाइम। किसने? तो रेस्ट की। ओके, अ बॉडी नॉट एट रेस्ट। जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि भाई साहब अगर बॉडी रेस्ट में है या रेस्ट में नहीं है, कभी बोलोगे आप दूसरे बॉडीज के साथ कंपेयर करने के बाद बोलोगे, है ना। वेदर अ बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज नॉट एट रेस्ट, this can only be declared after you happen to compare it with other bodies which are surrounding that body. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है। आप भाई साहब जैसे समझो आप ये किसी रूम में एक बेड पे कोई इंसान लेटा हुआ है, ठीक है, रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। कोई ट्रेन में कोई इंसान लेटा हुआ है, अपने आप से बेड और इसमें तो ये तो रेस्ट पे है, बेड भी मूव नहीं कर रहा है, ये भी नहीं मूव कर रहा है, यहाँ पे भी बेड भी मूव नहीं कर रहा है, ये भी नहीं मूव कर रहा है। बट आर दीज टू सिचुएशंस डिफरेंट? यस दे आर, ठीक है, दे आर डिफरेंट, ठीक है। हालांकि रेस्ट में इंसान यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन आजू बाजू की चीज़ें इसके कंपेयर में मूव हो रही हैं, आजू बाजू की चीज़ें इसके कंपेयर में मूव नहीं हो रही हैं, दे आर नॉट मूविंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो मोशन इज डेफिनेटली अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोशन मतलब नॉट इन रेस्ट, अगेन हम रेस्ट बोलें या मोशन बोलें, दिस इज ऑलवेज कंपैरेटिव और रिलेटिव, इट इज नॉट इंडिविजुअलिस्टिक। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। व्हाट एल्स? मोमेंटम भाई साहब हम थोड़ा देर में आएंगे, ठीक है। मोमेंटम होता क्या है, क्योंकि मोमेंटम का कोरिलेशन होता है आपके फोर्स के साथ। मोमेंटम इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। मोमेंटम होता है भाई साहब आपका मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। एंड व्हाट इज इट और व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, या हम इस चीज़ को किस तरह से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दीज आर सर्टन थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। But understand, motion is a relative concept. So when you are saying a body is in motion, you are comparing the state of the movement of the body with the body surrounding it in its environment. When you are saying that a body is at rest, you are comparing the position of rest of the body with all the objects that are surrounding the body in its environment. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है? तो कभी भी ये मोशन या रेस्ट ये आपका क्या होगा? एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप दूसरी चीजों को कंपेयर करते हुए बोल रहे हैं वेदर अ बॉडी इज एट रेस्ट और वेदर अ बॉडी इज इन मोशन, ठीक है, ओके। सो आप देखिए यहाँ पे सारे बॉडीज मोशन में, इस रास्ते के कंपैरिजन में ये कार मोशन में है, इस आसमान के कंपैरिजन में शायद ये साइकिल वाला मोशन में है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सब अपने अपने कंपैरिजन में मोशन में है, ठीक है, ओके। सो व्हेन आई एम सेइंग दैट दिस कार इज इन मोशन, it is in motion with respect to this road which is fixed and also with respect to this cyclist who is moving in a different direction. इसके comparison में भी तो ये motion में है। This cyclist is in motion as compared to the birds which are flying as well as to the car which is moving in the opposite direction. Again सब relative है भाई साहब, सब relative है, motion का concept ही आपका relative है, ठीक है। Clear है? Are we clear? Okay. What do we observe? All these bodies are basically moving, ठीक है। So there is, we observe that the objects are in motion, ठीक है। So the car or the cyclist or maybe the birds, what do we see? This, why do we say that these objects are in motion? Let's learn in this chapter what basically is motion, ठीक है। What is meant by motion? So what exactly do we mean by the term motion? Again, as I said, it will be a relative concept. Let us consider an example of an observer observing the car. एक कोई देख रहा है किसी मूविंग कार को, anybody is seeing a moving car.
ठीक है. सो देयर इज एन ऑब्जर्वर हु इज बेसिकली वॉचिंग अ कार विच इज मूविंग, अ कार विच इज मूविंग. ठीक है. द पोजिशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. अगेन जैसे मैंने आपको बोला भाई साहब, दिस इज प्योरली अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. आपके सराउंडिंग्स के हिसाब से भाई साहब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है. कार की पोजीशन अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज हो रही है, मतलब इस ऑब्जर्वर के हिसाब से चेंज हो रही है, इस रोड के हिसाब से चेंज हो रही है, इस ग्रास के हिसाब से चेंज हो रही है, स्काई के हिसाब से चेंज हो रही है ना. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर देयर इन द सराउंडिंग्स ऑफ द कार which are constantly changing. Their place with respect to time is changing and hence the car is in motion. तो आपका देखो सराउंडिंग से हमेशा रिलेटेड रहेगा मोशन. मोशन कैन नॉट बी इंडिविजुअलिस्टिक, इट हैज टू बी अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एक कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है. सो द कार इज इन मोशन, तो हम बोलेंगे कार भाई साहब आपका क्या है, मोशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बट ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, उसके सराउंडिंग्स के हिसाब से उसकी चेंज हो रही है. जैसे अगर समझो आप ट्रेन में हैं और ये भी भाई साहब ट्रेन में हैं, तो अगर समझ लो इस कार के अंदर भाई साहब सोहम भी बैठा हुआ है और आपका सूरज भी बैठा हुआ है. नाउ दिस कार इज मूविंग, सो इज सोहम एंड सूरज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स? यस दे आर. बट आर दे मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर? नो दे आर नॉट. ठीक है. अगर मैं बोलूं सोहम और सूरज क्या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं? नहीं. दे आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स व्हाइल सिटिंग इन द कार बट दे आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ठीक है. सो अगेन इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स. व्हेन वी टॉक अबाउट मोशन वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स. ठीक है. Clear है? Are we clear on this one, people? Now, the second thing that happens here is with respect to time. The position of the hands of the clock changes continuously. अगर आप देखोगे भाई साहब, एक क्लॉक का 3 सुई होते हैं भाई साहब. एक हो गया आपका सेकंड्स का कांटा, एक हो गया आपका आवर्स का कांटा और एक हो गया आपका मिनट्स का कांटा. ठीक है. With respect to time, there is a continuous change because there is a continuous motion of these hands of the clock. ठीक है. So the hands of the clock are in continuous motion. They are in continuous motion. Let's say water भाई साहब डिस्प्लेस हो रहा है, दिस इज ऑल्सो इन कंटिन्यूस मोशन. इन अ रिवर द पोजिशन चेंजेस कंटिन्यूसली, आपका पोजिशन जो है वो चेंजेस कंटिन्यूसली हो रहा है. सो द वाटर इज इन मोशन. ठीक है. अगेन इफ वी सी अ प्लैनेट विच इज मूविंग अराउंड द सन, इज दिस इन मोशन? डेफिनेटली इज इट इन मोशन. ठीक है. इट इज इन मोशन. ड्यू टू रेवोल्यूशन द पोजिशन ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द सन चेंजेस कंटिन्यूसली. तो आपका रेवोल्यूशन कंटिन्यूसली हो रहा है और आपका चेंजेस भी कंटिन्यूसली हो रहे हैं. ठीक है. सो द अर्थ इज इन मोशन, तो आपका अर्थ भाई साहब क्या हो गया? दिस विल बी इन कंटिन्यूस मोशन. दैट इज व्हाट देन व्हाट इज मेंट बाय रेस्ट? भाई साहब रेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द कार स्टॉपिंग एट अ सिग्नल. एक कोई ऑब्जर्वर है और ये देख रहा है कि एक कार जो है तो एक सिग्नल पे स्टॉप हो रहा है. ठीक है. पर्टिकुलर कार इज बेसिकली स्टॉपिंग एट अ सिग्नल. द पोजिशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. तो अभी आप क्या हो गया भाई साहब, ये कार रेस्ट पे हो गया. क्यों? बिकॉज नाउ द पोजिशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. उसके सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में उसका पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है. आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी एसएसटी एग्जाम के पहले, करेक्ट? बिल्कुल भी नहीं. 10 यू गॉट राइट. ये शुरुआत है और people who are intelligent will start early. If you start early, you finish early. That's the concept of any kind of race, whether it is in studies or whether it is in sports or anything. आप अगर इस लॉजिक से चल रहे हैं, अरे अभी तो अभी स्कूल खुला है, अभी तो भाई साहब एग्ज़ाम का सिलेबस आएगा, फिर यूनिट टेस्ट का प्रोसीजर होगा, फिर जाकर हम थोड़ा पढ़ाई करेंगे. अगर इस उधेड़-बुन में आप हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपके जीवन में से एक साल निकल गया है. You will not realize this. So I don't think there is too much of a load on you with respect to school or homework, and this is the right time to catch up with things. Do whatever it takes to ensure that you are on track. बोलना आसान है, करना उतना मुश्किल है. आप अगर दिन का रोज 1 घंटा भी फिलहाल के लिए पढ़ रहे होंगे, I don't think you will ever find a lag in your studies. 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है, लेकिन लोग वो भी नहीं कर रहे हैं सिंसियरली. लोगों के आंसर से ही पता चल रहा है, देखा ही नहीं है बुक खोलकर. आपके कन्वीनियंस के लिए इस तरीके का मेथोडोलॉजी है पढ़ाई में ताकि आपको इंटरेस्ट आए, वरना ये है ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे भी हम पढ़ा सकते हैं.
स्कूल्स में तो ऐसे ही चल रहा है ना कार्यक्रम. दिस इज़ टू create a visual impact on you so that you get connected to studies in a better way. इसे पीपीटी बनाने का काम खाने का काम नहीं है, इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है. आप इंटरेस्टेड हो इसीलिए ये किया जा रहा है, आपके लिए वीडियोस अपलोड किया जा रहा है, आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं. नो हाउ मच ऑफ मोर स्पून फीडिंग वुड यू नीड. थोड़ा सा जागरूक होइए. हाउ मच मोर स्पून फीडिंग वुड यू नीड. और ऐसा तो नहीं है कि आज मेरे को मूड किया, कल है ना भाई साहब टेस्ट होगा आपका. आपको जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बाकायदा 1 वीक का टाइम मिल रहा है उसको पढ़ने में, समझने में, जानने में. सो वाई इज़ द लैक. वाई आर पीपल नॉट इवन क्रॉसिंग 20s. वाई आर पीपल इवन एब्सेंट फॉर द टेस्ट. ये एटीट्यूड आगे चलकर आपको बहुत भारी पड़ेगा. एक आधे घंटे की पढ़ाई से जितने मार्क्स आप अभी ला सकते हैं, 5 घंटे की पढ़ाई से भी उतने मार्क्स आप बाद में नहीं ला पाओगे. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. द पोजिशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. तो अगर कोई कार रुक गई है तो उसका मतलब क्या हो गया है, उस कार का पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इज नॉट चेंजिंग. ठीक है. सो द कार बेसिकली इज एट रेस्ट. सो द कार बेसिकली इज एट रेस्ट. ठीक है. A body is said to be at rest when it does not change its position with respect to its surroundings. अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज नहीं कर रही है, so it is called at rest. It is termed to be at rest. Are we clear on this one, people? ठीक है. मोशन इज रिलेटिव. जैसे मैंने आपको बोला, मोशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिलेटिव होगा. मतलब एक बॉडी का मोशन हो रहा है, ये हम कैसे बोल सकते हैं, जब हम उसका मोशन किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. सो मोशन ऑलवेज इज टेकन टू बी रिलेटिव. जैसे अर्थ का भाई साहब देखो यहाँ पे मोशन हो रहा है, तो अर्थ में मैं भी हूँ, आप भी हैं, सीज है, ओशन है, रिवर्स है, माउंटेन्स हैं. ठीक है. ये सब के सब एक ही स्पीड से घूम रहे हैं. सो व्हाट डू वी से, भाई साहब मोशन एक दूसरे के बीच में नहीं हो रहा है. ठीक है. सो दैट इज हाउ द रिलेटिव मोशन इज. अभी जैसे समझो यहाँ पे, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली थिंग्स विच आर देयर ऑन द अर्थ. अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जॉर्बर एंड एट द सेम टाइम रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जॉर्बर. ठीक है. कोई दूसरे सैटेलाइट में कोई प्राणी है, लेट्स से फॉर हिम द अर्थ इज मूविंग, लेकिन अर्थ में जो इंसान है क्या उसके लिए ये मूविंग होगा? नहीं. दिस इज बेसिकली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क. ठीक है, अमेरिका. उसके लिए ये मूविंग नहीं है क्योंकि वो सेम प्लेटफॉर्म पे है. लेकिन कोई दूसरे सैटेलाइट से अगर कोई अर्थ को देख रहा होगा, क्या उसके लिए ये स्टैचू मूविंग होगा? बिल्कुल होगा. अर्थ भी मूविंग होगा. ठीक है. सो अ बॉडी कैन बी मूविंग फ्रॉम वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर. सो अ पर्सन हु इज ऑन अर्थ मे बी समवेयर क्लोज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी और मे बी इवन फार. ठीक है. इवन इफ ही इज एबल टू सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फॉर हिम इट इज नॉट मूविंग बिकॉज ही इज इन अर्थ फिक्स्ड. दैट स्टैचू इज ऑल्सो इन अर्थ फिक्स्ड. ठीक है. But for a person or for any creature who is on a satellite away from the earth as well as the Statue of Liberty would be moving. ठीक है. So that is what we say, a body can be moving for one observer and the same time at rest for the another observer. So इसके लिए हम क्या बोलेंगे भाई साहब? Motion is a relative concept. ठीक है. It is absolutely relative. ठीक है. Clear है? Okay. So motion is relative. It depends on the observer. Observer कहाँ पे है? ठीक है. Where is the observer? Motion is said to be relation, relative, changing, none. Relative. अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया. When in motion the body changes its dash with respect to its surrounding. Size, shape, position, no change. Position. ठीक है. It will change its position. An object may appear to be moving for one person and at dash for the another person. Stationary or rest. ठीक है. ठीक है. Okay. Define motion, define rest and motion is relative. So define motion क्या हो जाएगा आपका बताइए? A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings. अगर अपने surroundings के respect में कोई body अपनी position change कर रही है, so we will say that the body is in motion. Define rest. जैसे किसी ने बोला कि body rest पे है. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings. तो अपनी position अगर surroundings के हिसाब से वो change नहीं कर रही है तो वो rest पे है. जैसे ये bench आपका rest पे है. ठीक है. क्योंकि भाई साहब ये बेंच पहले भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, फ्लोर के कंपैरिजन में, वॉल के कंपैरिजन में, सीलिंग के कंपैरिजन में, फैन के कंपैरिजन में, इन सब के कंपैरिजन में भाई साहब ये मूव नहीं कर रहा है. ठीक है. इसके सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में ये मूव नहीं कर रहा है. सो दैट इज कॉल्ड रेस्ट.
A body can be moving for one observer and at the same time at rest for another observer. एक बॉडी एक ऑब्जर्वर के लिए मूविंग हो सकती है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए क्या हो सकती है भाई साहब, रेस्ट. हमने देखा यहाँ पे, जैसे आपने देखा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एग्जाम्पल में, इट इज स्टेशनरी फॉर अ पर्सन हु इज देयर ऑन अर्थ. हाउएवर फॉर अ पर्सन हु इज देयर ऑन अनदर सैटेलाइट इट माइट बी अपीयर टू बी मूविंग. क्लियर? ओके. सो मोशन बेसिकली आपका दो टाइप्स का होता है, एक है यूनिफॉर्म मोशन एंड द अदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? एनीवन? कांस्टेंट स्पीड क्या होता है फिर? थोड़ा सा पानी पी ले. हाँ, कांस्टेंट, अ गैप ऑफ सेम स्पीड. और कोई? Anyone else? Say it. So equal distances are covered in equal intervals of time. When equal distances are covered in equal intervals of time. जैसे भाई साहब आप 5 मीटर कवर किया आपने 1 सेकेंड में, अगला 5 मीटर कवर करने मतलब 10 मीटर कवर कर लिया 2 सेकेंड में. ठीक है. अगला 5 मीटर आपने कवर किया भाई साहब 3 सेकंड में, तो आपने 15 मीटर कवर किए भाई साहब 3 सेकंड में. सो इक्वल डिस्टेंसेस आर बीइंग कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, भाई साहब, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 मीटर लेट से तुमने कवर किया भाई साहब 3 सेकंड में, यहाँ पे जो 5 मीटर था वो तुमने कवर किया लेट से 1 सेकंड में. ठीक है. 1 सेकंड ना.
ओके, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन में अगर आपके इक्वल डिस्टेंसेस, इफ इक्वल डिस्टेंसेस, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस बट अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे आपका पहला 5 मीटर कवर हुआ 3 सेकंड में, दूसरा 5 मीटर कवर हुआ लेट से 1 सेकंड में, तीसरा 5 मीटर कवर हुआ लेट से 2 सेकंड में, है ना। तो इक्वल डिस्टेंसेस बीइंग कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। आर वी क्लियर? क्लियर, ठीक है, ओके। So the motion in which object covers equal distances in equal intervals of time is called uniform motion, ठीक है। and obviously the motion, तो आपका देखो अगर टाइम इंटरवल सेम है और उस टाइम इंटरवल के दौरान, ठीक है, the hands of the clock cover equal distances in equal intervals of time। जैसे समझो अगर आपका यहाँ पे ये 3-3 के उसमें कोई नहीं बैठेगा, सब लोग 2-2 करके बैठिए, चलिए everyone, I don't want people 3 in 3 sitting। ओके, जैसे देखो यहाँ पे अगर आपका सेकेंड्स हैंड है, आवर्स हैंड है एंड मिनट्स हैंड है, दे ऑल ऑपरेट डिफरेंटली, दे कवर इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है। सो द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। दिस इज बेसिकली कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल डिस्टेंस। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। The motion in which object covers unequal distances in equal intervals of time is called non-uniform motion, ठीक है। So let's say अगर आपका भाई साहब समझो जैसे the flying of a bird, ठीक है, तो the bird is basically flying let's say above in the sky but it is covering unequal distances in equal intervals of time, अलग अलग distances वो cover कर रहा है in equal intervals of time। So this is an example of non-uniform motion। A flying bird covers unequal distances in equal intervals of time, ठीक है। In uniform motion acceleration is 0। now what is acceleration? Acceleration is basically change in velocity upon time, ठीक है, change in velocity upon time। तो अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो पहले 1 सेकेंड में लेट्स से उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड था, दूसरे सेकेंड में भी उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तीसरे सेकेंड में भी उसका स्पीड कितना रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इक्वल डिस्टेंसेज आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आपका वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं, या स्पीड में कोई चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। अभी वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी देखिए 2 चीज़ों से होती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, वन इज बेसिकली इट्स मैग्नीट्यूड एंड द अदर थिंग दैट वी हैव इट्स डायरेक्शन, ठीक है। इन दोनों एस्पेक्ट्स में कहीं पे भी अगर चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। सो लेट्स से अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन इज व्हाट पीपल विल अंडरस्टैंड एक्सेलरेशन इन डिटेल बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अभी समझ लो किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, ठीक है, और किसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी लेट्स से इज v, ठीक है। एंड लेट्स से ये जो टाइम है, ठीक है, फ्रॉम u टू v, ये टाइम लगा t, ठीक है। फॉर द बॉडी टू चेंज फ्रॉम इट्स वेलोसिटी विच वाज इनिशियली एट u टू v, इट टुक अ टाइम t। तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बोलो? एक्सेलरेशन विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो समझो अगर आपका यहाँ पे v है, v माइनस यू अपॉन टी, तो a की वैल्यू क्या हो गई, v माइनस यू बाई टी, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स से वी विल कंसिडर, लेट्स से अगर हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है, ओके। सो लेट्स से देयर इज अ बॉडी विच इज मूविंग, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो समझ लो ये पहला 1 सेकेंड,
5 मीटर कवर हुआ, दूसरा सेकंड है ये, यहाँ पे भी 5 मीटर कवर हुआ, तीसरा सेकंड है ये, यहाँ पे भी 5 मीटर कवर हुआ, ठीक है। सो अगर मैं लेट्स से इसकी स्पीड निकालूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना स्पीड होगा इसका, लेट्स से u 5 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे अगर मैं स्पीड निकालूं तो कितना हो जाएगा, कितना टोटल कवर हुआ, 10 अपॉन 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बोलो v की वैल्यू क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं विच इज v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 5 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम कितना लगा भाई साहब, 1 से लेकर 2 सेकंड मतलब 1 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0/1 दैट इज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज 0। नाउ लेट्स कंसीडर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम भाई साहब बात कर रहे हैं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो समझो यहाँ पे 5 मीटर कवर किया उसने पहले सेकंड में, ठीक है। दूसरे सेकंड में उसने कितना कवर किया, लेट से 3 मीटर कवर किया, और लेट से तीसरे सेकंड में उसने कितना कवर किया, 2 मीटर कवर किया, ठीक है। यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट ए पे उसकी स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी भाई साहब, 3 मीटर कवर किया उसने 2 सेकंड पे, तो यहाँ पे 3/2 मीटर पर सेकंड है ना, 1.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो क्या चेंज आया इसमें, ठीक है, देयर इज अ चेंज। तो क्या एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे एक्चुअली एक्सेलरेशन नहीं होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। लेट्स से डी एक्सेलरेशन को हम बाद में समझ लेंगे। लेट्स से मैंने बोला यहाँ पे 8 मीटर कवर किया इसने 2 सेकंड में, तो 8/2 भाई साहब कितना हो जाएगा, 8 नहीं, चलिए हाँ 1 सेकंड में ना, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, तो दिस विल बी हाउ मच, 8 मीटर पर सेकंड हुआ, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया v माइनस यू, ठीक है, बाई टी। तो v कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकंड माइनस 5 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड, दैट विल बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो देयर इज एन एक्सेलरेशन फॉर अ बॉडी विच इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time, unequal distances in equal intervals of time, that is called basically non-uniform motion. Are we clear through this one people, ठीक है। So in non-uniform motion acceleration is not constant, in uniform motion acceleration is constant। अभी non-uniform motion का एक और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे समझ लो कोई सर्कल है, ठीक है, लेट्स से अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है। तो बॉडी समझ लो उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, और वो एक सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो आपकी जो वेलोसिटी होती है, बेसिकली वेलोसिटी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, मैथमेटिकल पार्ट कितना है, और एक होता है उसका यूनिट पार्ट, ठीक है। तो एक होता है उसका भाई साहब डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर। तो वेलोसिटी का ये वाला जो एस्पेक्ट है, कौन सा, मैग्नीट्यूड, ये चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है if a body is performing circular motion. So will there be acceleration here? Yes, there will be acceleration here. यहाँ पे आपका acceleration applicable होगा, ठीक है। Acceleration is applicable here because here the directional component of velocity is continuously changing. Although the magnitude component of velocity is not changing, but directional component of velocity is continuously changing, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भाई साहब होगा यहाँ पे, ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं होता है, इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन्स है, देखो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है न्यूक्लियस में, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का घूमना हुआ, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पीपल, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। विल देयर बी यूनिफॉर्म मोशन और विल देयर बी नॉन यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये तो सही है आपका, ठीक है। आपके इक्वल डिस्टेंसेस कवर होंगे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, विच मींस स्पीड आपका बराबर रहेगा, ठीक है, स्पीड विल बी कांस्टेंट। ट्रेन का मूवमेंट, ट्रेन अराइविंग लीविंग द स्टेशन, नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड भाई साहब कम होती जा रही है जब वो अराइव कर रहा है, और जब वो लीव कर रहा है तो वो बढ़ती जा रही है ना। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, दैट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंसेस
इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, जैसे आपका मूवमेंट ऑफ द सेकेंड आर्म और मे बी द मिनट्स आर्म और मे बी द आवर्स आर्म ऑफ अ क्लॉक, विल दैट बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कैसे भाई साहब? आप ये नहीं बोल सकते कि ये भाई साहब यहाँ पे 6 पे था, 7 पे आते आते जितना टाइम लिया, 7 से 8 में आते हैं उससे कम टाइम लिया, ऐसा नहीं होगा, राइट? 8 से 9 में जाते बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, ऐसा नहीं होगा। The same time which it is taking from coming to 6 to 7 will be equal to it's going from 7 to 8 or maybe from 8 to 9 for all the 3 hands of the clock, that is whether it is hours hand or minutes hand or seconds hand. So equal distances are covered in equal intervals of time, which is basically what uniform motion. ठीक है? Okay, so this will be an example of uniform motion. जैसे कार्स देखो, एक पूरा जैम हो गया है, ठीक है? अभी उसमें कार मूव कर रहा है, कभी जैसे थोड़ा सा जाम खुलता है फिर रुक गया, तो इज दिस अ यूनिफॉर्म मोशन और अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ व्हीकल्स इन एन एक्सट्रीमली बिजी रोड। आप एक कांस्टेंट स्पीड पे एक बिजी रोड में चल ही नहीं सकते, आपको लगातार ब्रेक मारना पड़ेगा, स्लो डाउन करना पड़ेगा, फिर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा जहां पे भी थोड़ा खाली मिलता है। तो अगर आपको बिजी रोड मिलता है तो यू विल बी अंडर कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे देखो यहाँ पे मोशन ऑफ अ बर्ड, विल दिस बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म भाई साहब, कहीं पे वो बहुत ज्यादा उड़ रहा है, कहीं पे थोड़ा स्पीड कम कर रहा है, ठीक है? इट विल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अमर, अकबर एंड एंथनी आर ट्रैवलिंग बाय देयर ओन कार्स, ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड हुज कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? सो आपके भाई साहब सब कार से चल रहे हैं, ठीक है? ओके, अमर, अकबर एंड एंथनी, ठीक है? सो क्लॉक टाइम है यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर इन किलोमीटर्स, सिमिलरली फॉर अकबर इन किलोमीटर्स, एंड देन वी हैव एंथनी इन किलोमीटर्स। ओके, सो क्लॉक टाइम 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, हर आधे घंटे का क्लॉक टाइम दिया गया है, ठीक है? ओके, चलिए भाई साहब, डिस्टेंस कवर्ड, तो देखो अगर सब में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं या इक्वल डिस्टेंसेस हैं। तो पहले आधे घंटे में कितना हुआ भाई साहब? 20, दूसरे आधे घंटे में 40, फिर 60, 80, 100, 120। क्या है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म हो गया। ओके, वेरी गुड। चलिए अभी हम आते हैं इसमें, देखो 0, 18, 36, 42, 70, 95, 120, 18 2 36, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 का, 28, 25, 25। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? लेट्स सी व्हाट हैज एंथनी डन। तो 0 है पहले, 14, 28, 42, 56, 70, 84। सब में देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14 का टेबल ही है बेसिकली, है ना? 14 का टेबल ही है ये। तो इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। So these two people will be having what? They will be having uniform motion. This particular guy, that is Akbar, is having non-uniform motion. Are we clear? ठीक है? फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, तो आपके जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज होते हैं भाई साहब, जिनको हम किसी स्केल में मेजर कर सकें, उनको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज आर नोन एज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग, ठीक है? लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम, मास, ठीक है? anything, force, all these are basically physical quantities. So obviously all of them will have a designated system of units, ठीक है? आपके units होंगे। Can distance be measured? Yes, distance be measured, ठीक है? Okay, distance is a physical quantity. Can time be measured? Yes, so this is also a physical quantity, ठीक है? Time is a physical quantity. Can love be measured? No, ठीक है? Can affection be measured? No. Can hatred be measured? No, ठीक है? These are emotions, they cannot be measured on a scale, so they are not physical quantities, ठीक है? इनको हम physical quantities नहीं बोल सकते। Physical quantities are of two types. What are they? One is scalar and the other one is vector. तो स्केलर और वेक्टर में क्या होता है भाई साहब? स्केलर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन तुम्हारा उधर ही है घड़ी की तरफ, तब से, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू और नंबर, जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है? अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड 5 मीटर, ठीक है? तो ये हो गया आपका स्केलर। अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये हो गया आपका वेक्टर। जब भी आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जोड़ कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी।
आपने अगर सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड ही रखा है तो वो हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, दैट विल बी बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी. Physical quantities which can be completely described by their magnitude alone are called scalar quantities, ठीक है. And example जैसे आपका हो गया भाई साहब टाइम, ठीक है, one example that you have is time, ठीक है. then to measure time direction is not required. भाई साहब टाइम का कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है. सुबह के 5 बजना और शाम के 5 बजना, जब तक आप AM PM नहीं लगाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, राइट. सो टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, टाइम हैज गॉट नो डायरेक्शन, ठीक है. टाइम, मास, किसी बॉडी का मास, वो चाहे आप उस बॉडी को अर्थ में रख के किसी सैटेलाइट में लेकर जाएं, मून में लेकर जाएं, प्लैनेट में लेकर जाएं, इट इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. सो द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज नोन एज मास एंड दैट इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट. टू मेजर मास डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. सो अगेन मास विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. अभी इसी मास का जब हम वेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी. आपका क्या मास कितना है, 40. अभी ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है. व्हाट इज सेइंग इज 40 kg. इज दिस इज मास और वेट पीपल? नहीं, 40 kg इनका मास है, लेकिन इनका वेट कितना होगा, 40 इंटू 9.8 अप्रॉक्सीमेटली और 10. So that is called 400 Newton. That would be his weight. So weight is what? The force with which Earth attracts him. ठीक है, Earth pulls him. ठीक है. And mass is basically, ये जो इनका मास रहेगा 40, his mass will be the same on Earth, his mass will be the same on Moon, his mass will be the same on any other planet. ठीक है. But his weight will differ from planet to planet. Moon में इसका 1/6 हो जाएगा, ठीक है. So these are things which we have to consider. So आपका examples में देखो, जैसे टाइम आ गया, मास आ गया, ठीक है. What else? Physical quantities which possess magnitude as well as direction are known as vector quantities. ऐसे quantities जिनका भाई साहब मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनका भाई साहब डायरेक्शन भी होता है, उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज. एग्जाम्पल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया. टू मेजर फोर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड, सो इट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी. जैसे अभी आपने देखा वेट एक फोर्स है, ठीक है. तो वेट का भाई साहब, जैसे वेट आपका ऊपर की तरफ नहीं होगा, आपका वेट नीचे की तरफ ही होगा. वेट विल ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इफ आई मेक नचिकेत स्टैंड हेयर एंड आई पुश हिम, देन ही विल फॉल डाउनवर्ड्स ना, ऊपर तो जाएगा नहीं. क्यों वो डाउनवर्ड जाएगा? क्योंकि देयर इज अ फोर्स विथ विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग हिम टूवर्ड्स इटसेल्फ एंड दैट फोर्स इज नोन एज हिज ओन वेट, ठीक है. सो to measure force both magnitude and direction are required, so basically it will be a vector quantity, ठीक है. पुश हो गया, पुल हो गया, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट वी हैव, ठीक है. फोर्स हो गया. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है आपका डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. यस, डिस्प्लेसमेंट का दूसरा डेफिनेशन क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ अ बॉडी, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट होता है आपके पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका मूवमेंट, ठीक है. हो सकता है भाई साहब आपने एक जर्नी कवर की हो, यहाँ से यहाँ गए, फिर आप यहाँ से यहाँ गए, तो आप फाइनली A से B तक पहुँचे. लेट्स से आपने इधर कवर किया 3 मीटर, इधर कवर किया 4 मीटर, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया? 7 मीटर. लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और फिलहाल A भी आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. हो सकता है यहाँ पे कोई डायरेक्ट रास्ता ना हो सकता है जंगल हो, या हो सकता है बिल्डिंग्स हो, तो आपका, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर, ठीक है. लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम योर होम टू स्कूल, सो इधर 3 मीटर, इधर 4 मीटर है, तो आपने डिस्टेंस आपको रोज 7 मीटर ही कवर करना पड़ेगा. लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब आपके होम का आपका पोजीशन और आपके स्कूल का आपका पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स विल बी 5 मीटर, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. और इस डिस्प्लेसमेंट को हम सिर्फ 5 मीटर नहीं लिखेंगे, 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे, 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से जाएंगे, ठीक है. ओके, या अलग अलग डायरेक्शंस देंगे. वी विल सी हाउ वी इम्पार्ट डायरेक्शंस to vector quantities. So basically scalar quantities are physical quantities which will have only magnitude. Vector quantities are physical quantities which will have magnitude plus direction. Clear? Okay. यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स आर अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. हर एक चीज़ का एक यूनिट होगा. हर चीज़ को जब आप मेजर करते हो तो उसका एक यूनिट आता है. जैसे डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, ठीक है. आप अगर आपकी मम्मी ने बोला कि भाई साहब 2 किलो अनाज लेकर आओ, मतलब 2 किलो जैसे लेट्स से वीट लेकर आओ, या लेट्स से 2 किलो आप राइस लेकर आओ, तो देयर इज अ यूनिट विच शी इज असाइनिंग, राइट. जैसे 2 पैकेट दूध लेकर आओ, तो इसका मतलब आधा लीटर का
2 पैकेट लेकर आओ, सो यू नो दैट इट इज 500 मिलीलीटर फॉर ईच ऑफ देम, सो देयर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ओके। सो यूनिट्स आर बेसिकली अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट का एक यूनिट रहेगा, ठीक है। सो आपके भाई साहब यूनिट्स में क्या क्या हो जाएंगे, 2 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। व्हाट आर दीज 2 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट? MKS सिस्टम, MKS सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा आपका, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। मतलब आप लेंथ को मेजर करेंगे किस में, मीटर में, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम्स में और टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड्स में। वेरी मच इन सिंक विथ द रीसेंट SI सिस्टम। SI जो है वो आपको फॉलो करना है, SI मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है, ठीक है। तो MKS सिस्टम मतलब लेंथ को आप मीटर में मेजर कर रहे हैं, मास को आप किलोग्राम्स में और टाइम को आप सेकेंड्स में, सो दैट इज कॉल्ड MKS सिस्टम। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज CGS सिस्टम। यहाँ पे आप लेंथ को किस में मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, मास को आप किस में मेजर कर रहे हैं, ग्राम में, और टाइम को आप किस में मेजर कर रहे हैं भाई साहब, सेकेंड्स में। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, MKS मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। यू नो दैट मीटर इज अ यूनिट फॉर लेंथ, यू नो दैट किलोग्राम इज अ यूनिट फॉर मास, एंड यू नो दैट seconds is a unit for time, ठीक है। in CGS system we have what, centimeter, gram and second, so you know that centimeter is basically the unit of length, ठीक है, gram is the unit of mass and seconds is the unit of time. Are we clear through these things people? समझ में आ रहा है ये? okay 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 it is also called as SI system। इसी को हम देखो SI system बोलते हैं। अभी क्या हुआ कि सारे देशों में एक डिस्पैरिटी चल रही थी। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 फुट, व्हाट डू यू मीन बाय 1 फुट? तो इट इज बेसिकली आपके जो किंग थे, मतलब रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड के, तो उनका जो फुट हुआ करता था वो डिस्टेंस था। तो 1 फुट रशियन को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि रशिया हैज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। सो वहाँ पे ये सिस्टम चलता ही नहीं है। फुट और पाउंड जो है तो ब्रिटिशर्स लोग यूज़ करते हैं, एंड सम हाउ वी विल अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ फुट एंड लिटिल बिट ऑफ पाउंड। जैसे मैं बोलूँगा इतने फुट एरिया है या इतना फुट दीवार है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, देखो मीटर में नहीं बोल के, ठीक है। तो फुट इज बेसिकली, या फुट या पाउंड, ये जो सिस्टम है ये जनरली उन लोगों को वो लोग फॉलो करते हैं जो लोग at one point of time were a part of the British Empire. They would understand this because Britishers used to use these systems, ठीक है। लेकिन the ones or the countries which were not a part of the British Empire not going to follow these system of units, ठीक है। तो क्या होता है कि सारे देशों में जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं उनमें फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होते हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक मेजरमेंट इन्वॉल्व होती है। तो अगर कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है और उसका फिजिकल क्वांटिटी का एक मेजरमेंट एम्प्लॉय हुआ है, उस मेजरमेंट का जो यूनिट हमने डिप्लॉय किया है वो शायद रशियन साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा हो या डिस्पैरिटी हो। तो इसीलिए देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड, एंड इन दिस कॉन्फ्रेंस इट वाज डिसाइडेड दैट एवरी फिजिकल क्वांटिटी विल हैव इट्स ओन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और क्या क्या उनके सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है। सो पहला आपका आता है भाई साहब, पहला आपका आता है लेंथ, ठीक है। पहला आपका आता है लेंथ, और इसको जो हमने सिस्टम ऑफ यूनिट दिया है SI सिस्टम में, वो क्या हो गया भाई साहब, आपका मीटर, ठीक है। फिर आपका आता है मास, ठीक है, मास, इसको हमने क्या SI सिस्टम दिया, kg। देन आपका आता है भाई साहब टाइम, इसको हमने क्या दिया, सेकेंड, ठीक है। उसके बाद लेट्स से आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट हमने दिया हुआ है भाई साहब एम्पियर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर्स। व्हाट एल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दिस इज समथिंग दैट यू हैव नॉट बीन एक्वेंटेड विद। इसको हम मेजर करते हैं मोल्स, MOL, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये और ये मास, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। दिस इज मास ऑफ द सब्सटेंस, दिस इज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। फिर आता है भाई साहब आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। फिर आता है आपका भाई साहब ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसको हम मेजर करते हैं भाई साहब कैंडेला में, बहुत कम आप इसको एनकाउंटर करेंगे, ठीक है। नॉट समथिंग दैट यू विल हैव टू एक्चुअली ब्रेक योर हेड्स ऑन। सो दीज आर सर्टेन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और ये आपके लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक और चीज़ मैं भूल रहा हूँ यार, और क्या होगा, हाँ नहीं, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड यूनिट, वॉल्यूम डिराइव्ड यूनिट है। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, दीज आर बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स। बाकी सारे यूनिट्स इनसे बने हैं, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, और कुछ नहीं, डेंसिटी इज ऑल्सो डिराइव्ड यूनिट। अरे यार मैं भूल रहा हूँ, एक यूनिट भूल रहा हूँ, कौन सा,
7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, देखते हैं। ओके, हाँ, नहीं, एनर्जी ये सारी चीज़ें आपके डिराइव्ड यूनिट्स हैं। फोर्स भी आपका डिराइव्ड यूनिट है। जहाँ पे भी आप 1 से 2, जैसे देखो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है भाई साहब, वॉल्यूम में क्या होता है, मीटर क्यूब, मतलब मीटर 3 बार कंबाइन हुआ है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी अ डिराइव्ड यूनिट, दिस विल नॉट बी अ फंडामेंटल यूनिट। जैसे आप देखोगे डेंसिटी, डेंसिटी भाई साहब क्या है, डेंसिटी जैसे आप लिखते हैं केजी पर मीटर क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा डिराइव्ड यूनिट, दिस विल नॉट बी अ फंडामेंटल यूनिट। आपके दो यहाँ पे एक केजी और एक भाई साहब हो गया आपका मीटर क्यूब, इन दोनों चीज़ों से बना हुआ है ये, ठीक है। सो दिस विल बी अ डिराइव्ड यूनिट, दिस विल नॉट बी अ फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो आपका एक मीटर किलोग्राम सिस्टम हो गया, और यही आगे चलकर एसआई सिस्टम बना, दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, एंड दिस इज बेसिकली सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो आपके भाई साहब यहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स इसको बोलते हैं हम, ठीक है, एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए आगे पढ़ेंगे हम इसको कल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।